हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12 के फिजिक्स के से हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। यानी कि कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तब क्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मोमेंटम इज़ कांस्टेंट बट एनर्जी चेंज, यानी मोमेंटम जो रहेगा संवेग उसका कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी चेंज कर जाएगा। दूसरा, एनर्जी इज़ कांस्टेंट बट मोमेंटम चेंज। दूसरा कह रहा है कि एनर्जी इसका कांस्टेंट रहेगा लेकिन मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी आर कांस्टेंट, यानी मोमेंटम और एनर्जी संवेग और ऊर्जा दोनों कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। फोर्थ है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंज, यानी कि दोनों मोमेंटम एनर्जी संवेग तथा ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फार्मूला हम लोग याद करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, यानी F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर V, यानी V वेलोसिटी है, वेक्टर B मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। यानी कि उसका जो मोमेंटम होगा, क्योंकि फोर्स मोमेंटम से रिलेटेड होता है, आप लोग जान रहे होंगे न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू मोमेंटम से रिलेटेड होता है। तो जो मोमेंटम होगा वो चेंज करेगा, लेकिन जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एनर्जी जब भी होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो कांस्टेंट होगा, फिक्स वैल्यू होगी। जबकि मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करने के कारण, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मूव कर रहा है, तो चेंज करने के कारण मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि अगर फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और फिजिक्स में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट हमको बेसिक रूप से समझने हैं। अगर आप फिजिक्स के बेसिक को समझ जाएंगे तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें उसका जो प्रिंसिपल होते हैं, जो उसके सिद्धांत होते हैं, जो थ्योरी होती है, उसी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फिजिक्स की किताब पढ़ते समय आप उसके थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर आप किताब पढ़ने के आदी नहीं हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको बुक में कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो बल्कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग खुद ही खुल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको फिजिक्स का डेप्थ पता चलेगा, ये पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, फिजिक्स को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। कोई हेडिंग मान लीजिए साइक्लोट्रॉन पर ही आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसमें निगेटिवली चार्ज आयन मूव करते हैं या पॉजिटिव चार्ज आयन मूव करते हैं। तो ये सब बेसिक्स जानने के लिए आप पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, तो उससे आपको डेप्थ पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमको कौन से मेन पॉइंट्स पर हिट करना है, किसको अपने दिमाग में रखना है, किसको हमें अपने दिमाग में नहीं रखना है। ठीक, तो ये है फिजिक्स पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका।
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन, यानी किसी रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। पहला, मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेकेंड ऑप्शन है मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थर्ड है रिमेन स्टेशनरी। फोर है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, इससे आपको क्वेश्चन का डेप्थ पता चलेगा। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, यानी किसी रुके हुए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का मतलब रुके हुए इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जब रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ से निकल रही होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से नहीं निकल रही होगी। तो वो क्या हो जाएगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। ऐसे भी एफ इजकल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स उस पर किसी भी तरह का लगेगा ही नहीं, यानी उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिजिक्स का सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आएगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर 2 का है, चैप्टर 3 का है, चैप्टर फर्स्ट का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, चैप्टर 2 का है, चैप्टर 3 का है, चैप्टर 4 का हम वीडियो अभी बना ही रहे हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स का, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, थर्ड है द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर, यानी करंट जो पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो उसका नेचर क्या होगा। पहला है ऑप्शन है पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। दूसरा है बोथ करंट रिपेल। तीसरा है पैरेलल करंट रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट। चौथा है बोथ करंट अट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एफ इजकल टू एफ इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2 अपॉन आर। एफ इज प्रोपोर्शनल टू I1 I2 एंड आर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा जब करंट एक ही डायरेक्शन में बहता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जबकि अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी पैरेलल करंट अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल, यानी अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो वो रिपेल करेगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है एफ अपॉन एल इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 आर, ठीक, ये फार्मूला होता है। इसको आप अपने बुक में देख लीजिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, दो कंडक्टर एक साथ सीधे रखे हुए हैं, करंट एक डायरेक्शन में, तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जबकि अलग अलग डायरेक्शन में रखा है तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पहला वाला। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी इन ए करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी किसी करंट कैरिंग कॉइल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, किस फॉर्म में संधारित होती है। तो पहला हीट, दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब करंट कॉइलिंग कॉइल है तो आप जानते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, यानी कि वहाँ पर जो एनर्जी भी स्टोर होगी वो क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी होगा। वो एनर्जी भी क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी होगा। कितनी वैल्यू हो गई इस मैग्नेटिक एनर्जी की, 1/2 म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बी स्क्वायर के बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, टू मेक द फील्ड रेडियल इन ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ऑप्शन है कॉइल इज वाउंडेड ऑन एल्युमिनियम फ्रेम। सेकेंड है पोल्स आर सिलिंड्रिकल कट। थर्ड है मैग्नेट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सशू।
फोर्थ है द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल इज इंक्रीज। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ज़रा इसको सोचिए। हम क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और साफ साफ दिखे। देखिए फिजिक्स में आपको हमेशा ध्यान देना है, बेसिक क्लियर रखना है। क्वेश्चन फटाफट मत पढ़िए, बल्कि उसको समय दीजिए, उसको सोचने का प्रयास कीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक नहीं 2 बार पढ़िए। 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो आंसर एकदम ईजी होता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोल्स आर सिलिंड्रिकली कट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। द AC वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए। किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो AC वोल्टेज होगा उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर से, पोटेंशियल कॉइल गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप जो फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप हमेशा सुनते होंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमेशा याद रखिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको हिंदी में शायद बोलते हैं चल कुंडली धारा मापी। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 7th क्वेश्चन, इन साइक्लोट्रॉन द जायरो रेडियस इज। साइक्लोट्रॉन के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है उसका जो जायरो रेडियस होता है वो क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन हम भी पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ही डेवलप किया हुआ है। अब इसका देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो जो साइक्लोट्रॉन का जायरो रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है R = mv/QV। m क्या है, मास ऑफ पॉजिटिव आयन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ आयन, q क्या है, चार्ज, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मोमेंटम के यानी R इज़ प्रोपोर्शनल टू mv। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। एंड QV क्या है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन तो क्या पूछा है इसमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हो जाएगा क्योंकि फार्मूला ही क्या है, R = mv/QV, mv/QV। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन है। फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 8 क्वेश्चन है, इफ़ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल रिमेन सेम, एक्सपेंड, कंप्रेस, नन ऑफ दिस। तो जो करंट पास करेगा किसी स्प्रिंग से तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होने के कारण वो कंप्रेस हो जाएगा। और दूसरा है कि उसमें जब करंट पास करेगा तो उसके दो आपस में पैरेलल जो पास के जो उसके तार होंगे उसमें करंट फ्लो करेगा, उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, F = μ/2πI1I2/R फार्मूला के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक करंट कैरिंग लूप कोई है उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। द टार्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी उस पर जो टार्क लगेगा, बलाघूर्ण जो लगेगा वह किस पर नहीं डिपेंड करेगा। पहला वैल्यू ऑफ करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा एरिया ऑफ लूप, चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो किसी करंट कैरिंग लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टार्क जनरेट होता है वह उसके करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीनों नहीं होंगे ऑप्शन, बल्कि उसका चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ये सब चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे।
तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 10वां क्वेश्चन है, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉसेस 4% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ चेंज बाई। पूछ क्या रहा है, बड़ा ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो सारा जंग जीत लेंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, हम जब पढ़ते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी फटी भी आती है, ठीक है, तो इसको आप वीडियो का दोष मत मानिएगा। ये हमारी आवाज़ में थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का आपको सुनाई देता होगा, क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है वो नॉइज़ को भी बहुत अच्छे से नोट करता है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो नॉइज़ के बारे में जानते होंगे। नॉइज़ को भी वो बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करके नोट कर लेता है। तो जब रिकॉर्डिंग होती है तो हमारे साउंड के साथ जो हमारा नॉइज़ है, हमारे आवाज़ के साथ जनरेट हो रहा है ये वाइब्रेटरी साउंड, वो भी रिकॉर्ड हो जा रहा है एम्पलीफाई वे में, तो आपको शायद ज़्यादा सुनाई देता होगा। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग हमारे वीडियो देखते समय इस चीज़ को ध्यान पर मत दीजिए। आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हमारे उत्तर पर ध्यान दीजिए। अगर उत्तर गलत होता है तो आप हमको ज़रूर इंगित कीजिए, बताइए कि हमारा जो आंसर है या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो गलत किया है। ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉसेस 4% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ चेंज बाय, यानी उसका आर कैसे चेंज कर जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², ठीक है। और अगर इसमें हम r की वैल्यू mv/qv पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, q²b²r²/2m या 2n/qv। ये आपका साइक्लोट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा, जो कि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 4% है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4%, रेडियस बढ़ रहा है तो वो आपका 16% के हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका 10% आ रहा है, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे हमने बताया ना, q² b² r²/2m, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वाला एक फैक्टर आ जाएगा, जिसके कारण जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो दूसरी हो जाएगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन 4 सही है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। पूछ रहा है कि लॉरेंट फोर्स क्या होता है। देखिए, लॉरेंट फोर्स होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगा, QV×B। तो इन दोनों का सम यानी QE + QV×B। QE क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और QVV क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो लॉरेंट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 12th है, बड़ा कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नो सच फील्ड एट ऑल, कोई फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, अगर वो रुका हुआ है या चल भी रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ज़रूर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कतई नहीं प्रोड्यूस करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब तक मोशन में नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। और मोशन यूनिफॉर्म कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मोशन
नॉन यूनिफॉर्म कर रहा होगा, यानी रुक करके धीमे तेज कर रहा होगा, तो वहाँ पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ आप जो लोग जरूर से जानिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको देखिए। 13 है, टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ। दो पैरेलल वायर हैं, करंट कैरिंग वायर हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या हो रहा होगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों में करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जो फोर्स जनरेट हो रहा करंट के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम, तीसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। 14 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एसिलरेट। साइक्लोट्रॉन हम लोग किस चीज़ को एसिलरेट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं? पहला है नेगेटिव आयन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, चौथा है पॉजिटिव आयन। तो जो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में हम लोग जो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव आयन को मूव कराते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको हम लोग करते हैं। इनको हम लोग मूव क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको हाई एनर्जी लेवल प्राप्त करना रहता है। तो जितना इसको मूव कराएंगे उतना ज़्यादा ये अर्न करेंगे हाई एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फिशन का जो एक्सपेरिमेंट होता है फिजिक्स का, उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन को सबसे पहले बनाए थे लॉरेंस तथा लिविंगस्टन ने, 1934 में ही बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव आयन को मूव कराया जाता है। पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन से साइज में बड़े ही होंगे। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है उसका ऑर्डर होता है 1.5 टेस्ला। 1 टेस्ला 10⁴ गास के बराबर होता है, ठीक है। गास सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है, जबकि टेस्ला क्या होता है, एमकेएस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 गास है, ठीक है। हम लोग घर में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं इसी ऑर्डर का होता है। लेकिन आप लोगों ने एमआरआई मशीन का नाम सुना होगा, वहाँ पर आप सुनते होंगे 1 टेस्ला का है, 2 टेस्ला का है, 1.5 टेस्ला का है, 3 टेस्ला का एमआरआई मशीन आ गया है, ठीक है। तो वो जो होता है आपका 10,000 गुना का अंतर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसी तरह सन से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो 3,000, 4,000, 5,000 टेस्ला ऑर्डर का होता है। नहीं तो आप गूगल करके सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के बाद हम कंप्लीट कर लेते हैं, और जितने क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, तीसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉइल, चौथा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोरिशनल कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है उसके नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। और बार बार याद रखिए कि फिजिक्स का अगर डेप्थ जानना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज़रूर से आप सॉल्व कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमको फिजिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप जेईई का या नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे 11th के, 12th के, 9th लेवल के, बीएससी के वीडियो पड़े हुए हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।